दरअसल वर्ष 2023 में सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों की तैयारी के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस जन कल्याण से जुड़ी स्कीम के माध्यम से सरकार रिपीट होने का दंभ भर रही है। मुख्यमंत्री गहलोत लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीएम गहलोत का कहना है कि अगला बजट युवाओं पर केंद्रित होगा। ऐसे में साफ है कि मुख्यमंत्री गहलोत एक बार फिर सरकार बनाने के लिए प्रदेश के युवा पर फोकस करेंगे। बराबर मीटिंग लेती रहती है, मॉनिटरिंग होती रहती है, स्मूथली काम चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले दिसंबर तक और हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगला बजट पेश करेंगे वो युवा। उधर बीजेपी ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 को कोटा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान नड्डा भाजपा नेताओं को एकजुटता का संदेश देने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रदेश दौरे पर आए प्रभारी अरुण सिंह का कहना है कि आगामी दिनों में नए कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। अब चुनाव आ रहा है, लगभग सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सरकार नाम की चीज ही नहीं है राजस्थान में। गहलोत जी का हनक कुछ नहीं है। अब वह अपना जो इकबाल होता है, प्रदेश का इकबाल, सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा दिया हुआ है। यह स्पीकर के पास इस्तीफा है। जब एक बार आप इस्तीफा देते हो तो नैतिक बल समाप्त हो जाता है। बहरहाल वर्ष 2023 में किसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी, ये भले ही भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि आगामी दिनों में प्रदेश का सियासी पारा और ज्यादा गर्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। पिछने लगी है और चुनाव की तारीखें नजदीक आते आते राज्य की राजनीति में भी गर्माहट शुरू हो गई है। बहरहाल आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे 3 सम्मानीय गेस्ट, जिसमें बीजेपी से हैं आशीष चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका जन टीवी पर। और कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं गजेंद्र सांखला जी, बहुत बहुत स्वागत है गजेंद्र जी आपका जन टीवी पर। और वरिष्ठ पिछले कुछ भी ठीक नहीं है और जो अंदरूनी राजनीति है वो अब खुलकर सड़क पर आ गई। सर, कोई अंदरूनी राजनीति खुल करके सड़क पर नहीं आई है। पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग काम करते हैं, सभी लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं होती है और ये केवल कांग्रेस में नहीं, सभी पार्टियों में होती है। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के अंदर वसुंधरा जी जगह जगह मीटिंगें कर रही है और ऊपर से अनुमति नहीं है, उसके बावजूद भी वो परमिशन नहीं मिलने के बावजूद भी मीटिंगें कर रहे हैं, धड़ों के अंदर बटे हुए हैं। कितने आपके पता अलग अलग 8-10 तो बीजेपी में मुख्यमंत्री की दौड़ में
मुख्यमंत्री आपस में खेल रहे हैं। ये सब जगह जो आदमी पॉलिटिक्स में, राजनीति के अंदर आया है, उसकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बड़ी होती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर स्टेबल है। जी गजेंद्र सिंह जी, विपक्ष अभी सरकार में नहीं है, सरकार में आप हैं, आपसे लोगों की अपेक्षाएं हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार के अंदर जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, विधायकों की बगावत सामने आ गई, उनको नोटिस भी मिल गया, उनको जवाब भी देना पड़ गया आला कमान को, तो लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, विपक्ष से अभी कोई उम्मीद नहीं लगाए हुए। विपक्ष में अंदरूनी जो चल रहा है उसका खामियाजा उन्हें आगे भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज अगर लोगों के काम रुकते हैं, अगर सरकार दिल्ली भागती है, अगर मुख्यमंत्री जी का दिल्ली आना जाना लगा रहता है, सचिन पायलट के नाम को लेकर बगावत शुरू हो जाती है, तो फिर क्या समझा जाए, कैसे मान लिया जाए कि सरकार स्थिर है? सर, पार्टी के इंटरनल मामला है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। मैंने भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि वो सवाल बार बार खड़ा कर रहे, अस्थिर है, अस्थिर है। राजस्थान में मजबूत सरकार है, बहुमत की सरकार है, और लगातार सरकार जनहित के निर्णय करती जा रही है, सरकार जनता के बीच में जा रही है, जनता के जरूरी जो काम है वो क्रमबद्ध तरीके से होते जा रहे, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन इनको कोई सवाल नहीं मिलता, कोई स्थितियां नहीं मिलती, उसको लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, और इस सवाल का जवाब मैंने इस रूप में दिया। राजस्थान के अंदर स्थायी सरकार है और वो स्थायी सरकार 5 साल तक शासन करेगी। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, वो केंद्र के नेताओं का आपस में चर्चा है, विचार है, वो विचार सब पार्टियों में होता है, जहां जहां मुख्यमंत्री होते हैं वहां सब जगह इस तरह की चर्चाएं होती है, कोई नई चर्चाएं नहीं हो रही। और राजनीति वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक चर्चाओं का ही संगम है, वहां चर्चा होती रहनी चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए, अलग अलग विकल्पों पर भी चर्चा होनी चाहिए, एक खुला मंच है, किसी की कोई जागीरदारी नहीं है। आशीष जी से जान लेते हैं। आशीष जी, आपकी तरफ से यही सवाल उठता आ रहा है, बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि सरकार का क्या होगा, सरकार अस्थिर है, अगर सरकार चले तो चले कैसे? दिल्ली में भागम भाग लगी हुई है, लोगों के काम रुक रहे हैं, राज्य का क्या होगा? लेकिन तस्वीर, जैसा कि अभी गजेंद्र सांखला जी ने भी कहा कि तस्वीर आपके अंदर भी बहुत ज्यादा जुदा नहीं है बीजेपी के अंदर। देखिए, मैं अभी गजेंद्र जी को सुन रहा था और वो बात कर रहे थे कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है। देखिए, यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस पूरे पैनल में, सब इस बारे में एकमत हैं कि सरकार के 92 विधायकों ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे रखा है और उनका जो प्रकरण है वो स्पीकर के पास लंबित पड़ा हुआ है। ये एक फैक्ट है, न तो स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है, न ही अस्वीकार किया हुआ है। अगर हम 92 विधायकों के इस्तीफे को लेकर के बात करें तो निश्चित रूप से सरकार जो है मेजोरिटी में नहीं रहती है अगर इस्तीफे स्वीकार कर ली जाते हैं। इस सरकार में जो 2 मंत्री हैं, शांति धारीवाल जी और महेश जोशी जी, उनको इनके कांग्रेस के अनुशासन समिति से नोटिस मिला हुआ है, उस पर उनका फैसला पेंडिंग चल रहा है। और तीसरा, गजेंद्र जी ने खुद ने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री जी को लेकर के अभी कांग्रेस आलाकमान को फैसला करना है, क्योंकि उनके जो संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी, उन्होंने खुद ने कहा था कि 2 दिन के अंदर हम राजस्थान के अंदर विधायक दल की पुनः बैठक बुलाएंगे और उसमें फैसला होगा कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो वो फैसला अभी तक कांग्रेस पार्टी कर नहीं पाई है। और ये बिल्कुल सही है कि आप देखिए, अब दिसंबर के अंदर इस सरकार को 4 साल हो जाएंगे और जब से ये सरकार बनी है तब से हम लगातार देख रहे हैं कि सचिन पायलट जी वर्सेस अशोक गहलोत जी की जो लड़ाई है उसका खामियाजा राजस्थान की 7 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप देखिए, कह रहे हैं ना कि सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, सरकार कहीं अच्छे से नहीं चल रही है। अगर हम बात करें राजस्थान में अपराधों की बात कर लें, हम भ्रष्टाचार की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, आप देखिए ये भी राजस्थान के बेरोजगार गुजरात में जाकर के दांडी यात्रा निकाल रहे हैं, राजस्थान में आए दिन पेपर लीक होता है। और विकास की भी हम बात करें तो इनके विकास के सारे दावे खोखले हैं, ये केवल बजट की घोषणाएं करते हैं, उस पर कोई क्रियान्वयन हो नहीं रहा है। मैं ऐसी नंबर ऑफ घोषणाएं आपको बता सकता हूं जिनको पूरा घोषणाएं हुए 2-2, 3-3 साल हो गया, लेकिन जो धरातल पर उतरी नहीं है। इनके जनता क्लिनिक बन जाने चाहिए थे, 200 जनता क्लिनिक का 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, बताइए कहां जनता क्लिनिक खुले हैं? जी ठीक है आशीष जी, लेकिन बात यहाँ पर चुनावी विषाद की हो रही है, बात अंदरूनी राजनीति की हो रही है, अंदरूनी फूट की हो रही है, कलह की हो रही है। तो बीजेपी में भी तो कुछ ऐसी तस्वीरें अभी दिखाई दी हैं। बीकानेर पहुंच गई वसुंधरा राजे जी, वहां बीकानेर में पहुंचकर कहीं ना कहीं जो जमावड़ा हुआ, जितने लोग वहां इकट्ठे हुए, उसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।
बीजेपी से। देखिए, अभी आप बार बार बोल रहे हैं कि चुनावी बिसात पिट चुकी है। देखिए, पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2018 में, तो 6 अक्टूबर को राजस्थान में आचार संहिता लग गई थी। तो अगर हम वही पैरामीटर माने तो आप मान के चलिए कि अब चुनाव की घोषणा में 1 साल से भी कम का समय राजस्थान में शेष है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और भी पार्टी हो, सबको जनता के बीच में जाना ही पड़ता है। और जनता में जाना एक अच्छी बात है, एक अच्छा संदेश है। ठीक है। और जहां तक वसुंधरा जी की बात है, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राजस्थान की 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं, और उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही, तो ये अच्छी बात है ना। अगर उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही तो ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बात है। अभी आपने देखा वो सचिन पायलट जी भी गए, सचिन पायलट, भारतीय जनता पार्टी के अरे गजेंद्र जी आपका समय आएगा अभी। गजेंद्र जी, अभी सचिन पायलट जी भी झालावाड़ और कोटा का दौरा करके आए हैं। बताइए ना, आपके कितने विधायक और मंत्री साथ में थे, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि हमारी जो लड़ाई है, आपकी लड़ाई गजेंद्र जी सड़कों पर आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में वो स्थिति नहीं है। आपके यहाँ पे एक गुट का मंत्री दूसरे गुट के मंत्री को भ्रष्ट बता रहा है, भ्रष्ट बता रहा है, अरे भ्रष्ट बता रहा है। अरे आप मेरी बात सुनिए, एक मंत्री दूसरे मंत्री पे 4000 करोड़ का आरोप लगा रहा है। सरकार के 2 मंत्री, आप ही के सरकार का मंत्री राजेंद्र कूड़ा, शांति धारीवाल जी पे 4000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। न तो आप उस भ्रष्टाचार की पुष्टि कर रहे हैं, न उसका खंडन कर रहे हैं। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आप बर्खास्त क्यों नहीं करते राजेंद्र कूड़ा जी को, और अगर सही बोल रहे हैं तो शांति धारीवाल जी को बर्खास्त कीजिए। ये आपकी लड़ाई सड़कों पर है, जो जनता देख रही है और जनता पिस रही है। चलिए श्याम सुंदर जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले छोटा सा जवाब गजेंद्र जी से। गजेंद्र जी, तमाम आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, सरकार आपकी है और सरकार तो ठीक है, लेकिन जो सरकार के अंदर जो हो रहा है, जाहिर है विपक्ष को तो मुद्दा मिल ही गया, हर कोई इस पर सवाल उठाएगा। आपकी बात से मैं सहमत हूं। पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। मैं बीकानेर से ही हूं, और बीकानेर में 3 दिन पहले मीटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी की देहात और शहर की दोनों इकाइयां उस मीटिंग से दूर थी, और सारे पदाधिकारियों ने अखबारों में और सोशल मीडिया पर और टीवी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये स्टेटमेंट दिया है कि हमें उस कार्यक्रम के बारे में संगठन ने कोई जानकारी नहीं दी। और संगठन के जिला अध्यक्ष पदाधिकारी को पूछो, आप कहो तो मैं मंच के स्नैप्स भिजवा दूं इनको, अखबारों में, पत्रिका और भास्कर में फ्रंट पेज पर छपे हैं। सारे लोग उस मीटिंग से नजारत थे। आप क्या मान रहे हैं कि 2 धड़े में बट रही है बीजेपी कहीं ना कहीं? नहीं, ये बात तो ये बताएंगे, चतुर्वेदी जी सीनियर आदमी है, ये इस बात को ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों संगठन उस मीटिंग से दूरी बनाए हुए थे। वो कौन सी मीटिंग थी, या उस मीटिंग का क्या उद्देश्य था, उसका क्या पैरामीटर था, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, बात ये रही। दूसरी बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस की सरकार, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अंदर, सीनियर लीडर्स के अंदर आपसी मतभेद की स्थिति है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मैं इस बात को कहने में कोई कोताही नहीं है। जो बात सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, मेरे बना करने से नहीं होगी। लेकिन राजस्थान की सरकार जनता के प्रति लायबल है। जनता के जो निर्णय है मजबूती के साथ निर्णय हो रहे, जनता के काम हो रहे। आज एक एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप देखिए 15-15 करोड़ की सड़कों का रिन्यूअल, सड़कों की पैच रिपेयरिंग, सड़कों का आपके सरफेस ड्रेसिंग का काम, रीसरफेसिंग का काम जोर शोर पर पूरे राजस्थान के अंदर चालू है। आप उठा करके पैरामीटर देख लीजिए जनता के काम में। ठीक है, श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम सुंदर जी। जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, ये तो देखिए राजनीति है, ये होना तो लाजमी है, और बिना इसके राजनीति अधूरी है कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरह से अंदरूनी कलह पार्टियों के अंदर होती आ रही है, हालांकि राजस्थान में यही माना जाता है कि 2 पार्टियां हैं जो एक दूसरे को टक्कर देती हैं, लेकिन अब अगर जिस तरह से इन पार्टियों के अंदरूनी कलह सामने आती रहेगी, तो क्या आपको लगता है कि तीसरी कोई और पार्टी या तीसरा कोई धड़ा राजस्थान में बाजी मार सकता है और इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, स्थिति तो ठीक नहीं है, स्वीकार तो दोनों ही कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में कलह है। जी बिल्कुल। तो आशीष जी चाहे भले ये कह रहे हैं कि वसुंधरा जी हमारी उपाध्यक्ष हैं, तो उपाध्यक्ष हैं तो आपके भी संगठन के लोग नहीं जाते, और ये सचिन पायलट के साथ भी संगठन के लोग नहीं जाते। साकला जी को पता है, झालावाड़ और कोटा में संगठन के लोग नहीं थे, खुद जाकर के भरत सिंह जी से मिलके आए सचिन पायलट। इसके अलावा रामनारायण मीणा और आपके और शांति धारीवाल तो गए ही नहीं। तो ये बात सही कि तीनों सीनियर हैं, तीनों नहीं गए। तो उधर वो भी देवी सिंह भाटी को लाना चाहती है, अर्जुन मेघवाल परेशान है, वो आना नहीं देना चाहते।
तो जो जो व्यक्ति जिसको हराना चाहता था, अगर वो पार्टी में आता है दोबारा से, तो आने वाले समय में फिर लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में, तो पसंद क्यों करेगा? आज देखिएगा टल गया इनके मामला। बहुत सारे पूर्व मंत्रियों को लाने की बातचीत हो रही थी, लेकिन नहीं, आज नहीं तय हो पाया, क्योंकि विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि भाई हमको हरा करने का काम किया था, अब हमको दोबारा लाके हराना चाहते हैं क्या? तो ये बात सही है कि दोनों पार्टी में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, दोनों ही चिंता का विषय, दोनों के लिए। आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है जयपुर में, बीजेपी ने की है, जी और बीजेपी ने कहा जी है जी कि जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, वो कोटा संभाग में आ रहे हैं, जबकि सचिन पायलट जहाँ जाके आ गए वहां आ रहे हैं। और वसुंधरा जी आज सर्वे करने गई थी, जो फसलों का नुकसान हुआ है, क्योंकि सुबह सचिन पायलट ने फसलों का नुकसान देखा था, पहले देख के आ गए वो। तो एक दूसरे को है कि कोई नेता चला जाता है तो मुझे भी जवाब देना है, क्योंकि मेरा क्षेत्र है। और सचिन पायलट की माँ का क्षेत्र भी रहा है। 2003 में उनकी माँ चुनाव लड़ी है, झालरापाटन से चुनाव हारी है, तो अपनी माँ के क्षेत्र में जाकर के देख के आए, और खुद के क्षेत्र में भी सुबह टॉक में भी उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों की बैठक ली, और उन्होंने कहा कि हाँ नुकसान हुआ है, और मैं निर्देश दे के आया हूँ कि अब गिरदावरी हो, गिरदावरी के बाद मुआवजा भी मिले। वो कह सकते हैं, ठीक क्योंकि है। विधायक होने के नाते, देखिए कांग्रेस के चाहे भले उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन विधायक सबसे बड़ा पद होता है, और विधायक ये मालूम है कि मुख्य सचिव से भी ऊपर का ग्रेड होता है, अगर विधायक है तो। हाँ, कर सकता है, बातचीत भी कर सकता है, जिलाधिकारी को निर्देश भी दे सकता है, ये सब बातें हैं। लेकिन श्याम सुंदर जी, जिस तरह की परिस्थितियां अभी राजस्थान में बनी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि आज भी अस्थिर है सरकार? बहुत कुछ बदलाव एकदम से हो सकता है? हालांकि बहुत मजबूत होने का दावा कर रही है कांग्रेस, लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है? अब देखिएगा, मुख्य चुनाव से पहले उपचुनाव भी होगा। एक विधायक चले गए हमारे इसको छोड़ करके, दुख तो सबको है, लेकिन जो 101 की 102 का दावा करते थे, अब 101 ही रह गए। अब 101 में से करीब 13 तो मने ही कर गए थे कि हमने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। आशीष जी बार बार कहते हैं, आशीष जी आपको पता है ना कि इस्तीफा देने का एक तरीका होता है, सामूहिक इस्तीफे कभी होते हैं क्या? इस्तीफे नहीं होते ऐसे। तो आप फिर राज्यपाल को कह करके इस्तीफे स्वीकार करवा लो। आप कहना नहीं चाहते, आप अपनी स्थिति को क्लियर नहीं करते। सामूहिक रूप, देखिए एक धारा 173 के तहत जो इस्तीफा दिया जाता है, इंडिविजुअल विधायक जाकर के कहता है मैं हो समाज में अपना इस्तीफा दे रहा हूँ, ये नहीं कहता है कि कारण क्या है। अगर कोई शर्तों के आधार पर कोई इस्तीफा दिया जाता है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता। हेमाराम चौधरी जब इस्तीफा देने के लिए 3 दिन तक विधानसभा में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, जब आपको याद नहीं आया था, जब आपने नहीं कहा था। ये बात है कि देखिए इनके यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, जब तो सब स्थिति है। और मुख्यमंत्री जी का फैसला का प्रस्ताव अभी तक नहीं गया है। जो प्रस्ताव 1 लाइन का जाना था, मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव अभी तक गया नहीं है। वो सोनिया गांधी जी माफी मांग के आ गए, पर्यवेक्षक आए नहीं है अभी जयपुर में, वो बकाया है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का प्रस्ताव तो गया हुआ है, उसका फैसला तो सोनिया गांधी को करना है। लेकिन दोनों का प्रस्ताव कब होगा अभी कुछ पता नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे हम तो अभी ब्लॉक अध्यक्ष भी बना देंगे, जिला अध्यक्ष भी बना देंगे, लेकिन खुद का फैसला तो अभी हुआ ही नहीं। वो कैसे बना देंगे? खुद अभी नहीं है। अब देखिए वो नॉमिनेट है, अभी तक सोनिया गांधी ने उनके उसका सिस्टर का फैसला किया नहीं है, तो इसलिए वो कैसे कह रहे हैं कि 10 दिन में सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए देखिए आपसी समन्वय की कमी तो है। मुख्यमंत्री जी और पूर्व डिप्टी सीएम और गोविंद सिंह डोटासरा तीनों के अंदर समन्वय नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी फ्लैगशिप योजना की समीक्षा बैठक कर दी, विधायकों को कहा कि रसोई में खाना खा के आओ। अब रसोई में खाना खाने जाएंगे नहीं जाएंगे तो कह तो दिया उन्होंने, लेकिन जो स्थितियां आपने जितनी आप देखिएगा कि इंदिरा गांधी शहरी योजना की घोषणा की थी फरवरी में, 9 सितंबर से आपने शुरुआत की, क्योंकि 9 सितंबर से तो आपको तो पहले ही कर देनी चाहिए थी। आप जानते हो क्योंकि बजट पैसा लगता है उसमें, इसलिए कम पैसा लगे और लेट शुरू करो, कोई भी काम करो। इंदिरा रसोई भी शुरू की थे, 500 भी किए। श्याम सुंदर जी, जिस तरह से अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगला बजट हमारा युवाओं पर फोकस रहेगा और जिस तरह की योजनाएं वो लॉन्च कर रहे हैं, क्या लगता है कि आज भी कांग्रेस स्थिति मजबूत है? क्योंकि राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो और राज्यों में जो हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ या अन्य पार्टियों के साथ, राजस्थान में वैसा कुछ हो नहीं पाया या कर नहीं पाए। देखिएगा क्योंकि निर्दलीय है, आपके पास संख्या की दृष्टि से तो ठीक ठाक निर्दलीय है, लेकिन हम निर्दलीय आपको आने वाले चुनाव में तो चुनौती देंगे। ये कांग्रेस के सगे नहीं है, ये अशोक गहलोत को समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस को समर्थन नहीं कर रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे 102 की चिंता है मुझे। 102 की चिंता किसकी?
निर्दलियों की चिंता है आपको, बीटीपी की चिंता है, माकपा की चिंता है। आप खुद के लोग तो कितने हैं उसमें? खुद के लोग तो फिर 40-42 ही बचते हैं जो सही तरीके से है, बाकी तो मना करके हम इस्तीफे में शामिल नहीं है। अब 2 मंत्रियों के खिलाफ शोकॉज नोटिस आया हुआ है, निर्णय करने में अभी तक हाईकमान देरी कर रहा है। देरी करने का मतलब है कि आप पार्टी में किस तरह की स्थिति करना चाहते हैं। ये बात सही है कि दोनों तरफा जिस तरह का माहौल बना हुआ है, दोनों ही दावे कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर कर देंगे, कुछ ऐसा है और उससे सरकार निपटना भी है। बिल्कुल श्याम सुंदर जी, आता हूं मैं आशीष चतुर्वेदी जी। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया और कांग्रेस पार्टी विकास के दावों की झड़ी लगा रही है, विकास की योजनाएं लॉन्च कर रही है एक के बाद एक। क्या आपको लगता है कि इन योजनाओं में आज भी कहीं कोई कमी है? अगर कमी है तो आप बताएं ना, कहाँ कमी रह गई है? आपकी कौन सी योजना रुकी पड़ी है? और ईआरसी पर जिस तरह से बीजेपी केंद्र सरकार को घेर रही है कांग्रेस, उस पर जवाब क्यों नहीं मिलता? देखिए, मैं भी बहुत सारी योजनाओं को बताता हूं जो इस सरकार ने घोषणा की है और जिसको पूरा नहीं किया। घोषणा भी इन सरकार ने की है। मुख्यमंत्री जी अपने 3 बजटों में घोषणा कर चुके हैं कि आज तक उनको राजस्थान में 2,25,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे देना चाहिए था। और इनके खुद के जो विज्ञापन आते हैं उसमें क्लेम करते हैं कि हम 1 लाख के आसपास इन्होंने नौकरी दी है। ये इनके विज्ञापन बता रहे हैं। तो जो आपकी घोषणाएं थी वहां आप पूरा कर नहीं पाए। मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि जनता क्लिनिक इस सरकार ने 2020 के बजट में घोषणा की थी, जो धरातल पे आज तक आए नहीं है। ग्रामीण परिवहन सेवा जो इनको लागू करनी थी उसकी घोषणा किए हुए 2 साल से अधिक हो चुके हैं, वो ग्रामीण परिवहन सेवा कहीं पर चालू नहीं है। इनको ग्राम पंचायत स्तर पर अंबेडकर भवन बनाने थे। आप देखिए कि जो इन्होंने घोषणाएं की थी उसमें से 10% भी अंबेडकर भवन नहीं बने हैं। और ऐसी बहुत सारी घोषणाएं, अगर आपको जानकारी में हो तो इन्होंने जयपुर में घोषणा की थी कि हम जो जयपुर का जो JLN मार्ग है उसको ट्रैफिक फ्री लाइट करेंगे। आप देखिए, बताइए ना, आप कौन सा ऐसा काम आपको चलता हुआ दिख रहा है कि जयपुर में ये सरकार जो है ट्रैफिक लाइट फ्री करने के लिए उस JLN पे काम करे? कोई काम सरकार कर नहीं रही है। ये जो अभी इन्होंने हवा सड़क पे जो एलिवेटेड रोड इसका उद्घाटन किया, ये भी वो घोषणा थी जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी और जिसका मैक्सिमम काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में पूर्ण हो गया था। उसको जनवरी 2019 में जिसका उद्घाटन होना था, उसका उद्घाटन आप 3.5 साल बाद कर पाते हो। तो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी किसी तरह से कुर्सी बचाना है करने का आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। नहीं, ERCP के देखिए, ERCP को लेकर के क्या है, मुख्यमंत्री जी पूरी राजस्थान की जनता को भ्रम में डाल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी स्वयं जानते हैं कि जिस स्थिति में प्रपोजल भेजा गया है उस स्थिति में वो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। उस पर वाटर डिपेंडेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जब तक आप वाटर डिपेंडेबिलिटी उसको बढ़ाएंगे नहीं तब तक उसको केंद्र से उसकी स्वीकृति मिलेगी नहीं। ये बात भली बात ही मुख्यमंत्री जी जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी वो क्या है कि हर जगह हर बार उनको पत्र लिखना है, हर बार उनको पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो नाकाम रहेंगे। आशीष जी, उसके बारे में तो स्पष्टीकरण आ गया केंद्रीय जल मंत्रालय का कि उन्हीं के उसके आधार पर नहीं, केंद्रीय जल मंत्रालय का नहीं आया है, वो वेबकोस का आया है। श्याम जी, वो वेबकोस का आया है कि हमने जो DPR। मेरी बात तो सुनिए, हमारे बीच में और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हुआ था और हमने उनको, वसुंधरा जी ने NOC दी थी, आपको याद हो तो, क्योंकि अब हमने उन्होंने तो कर लिया जो कुछ करना था। जब हम कर रहे तो आड़े आ रहे सारे, और जबकि हमारे खुद के जोधपुर से MP है, वो हमारे मंत्री है, हमारी वकालत नहीं करते, बल्कि हमारे यहाँ वहां जाकर के कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को जाके कह सकते हैं कि साहब मेरा एक ही तो प्रोजेक्ट है, इसको करिए ना, क्या चाहिए, कैसे कर सकते हैं? नहीं करना चाहते। ये तो राजनीति है। पूर्वी राजस्थान में आपको वोट नहीं मिले और एक मिली थी वो भी चली गई उनके यहाँ, तो इसलिए दिक्कत है। ये सारी चीजें ना, आप बार बार कहते हो, ये स्पष्टीकरण कई बार आ गया, समझौता है और केंद्रीय जल निगम के माध्यम हुआ था समझौता। तो ये चीजें आप कहना में तो अच्छा लगता है, लेकिन आप वकालत हमारे MP और नहीं कर पाते। हमारे भी कमजोर है, हमारे बाहर वाले MP भेज दिए, राज्यसभा के जितने सदस्य गए हमारे कांग्रेस ने खुद के नहीं भेजे, दूसरे भेज दिए। इसलिए है स्थितियां। आप कई बार, मैं भी और आप चर्चा कर चुके, मैंने तो बाद में स्पष्टीकरण देखा, स्पष्टीकरण कहा कि हमने उसी के आधार पे बनाया, क्योंकि हम वहां का काम भी आज पूरा देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आप कह रहे हो ना बार बार, केंद्रीय मंत्री कुछ भी कह दे, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, लेकिन वो न्याय नहीं कर पा रहे राजस्थान के। उनको मतलब नहीं है, इन 13 जिलों से उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वहां पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, ये पूर्वी राजस्थान का मामला है। ठीक है, ठीक है गजेंद्र सिंह सांखला जी, तमाम दावे आपकी सरकार करती है, तमाम स्कीमें लॉन्च कर दी। आप कहते हैं कि हमारा अगला बजट युवाओं पर फोकस होगा और युवा गुजरात में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर जाकर रैली निकाल रहे हैं।
अब बताइए कि युवाओं को फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन रोजगार तो दीजिए। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का मनोबल टूट रहा है, परीक्षार्थी मायूस हो रहे हैं। इस तरह से कैसे चलेगा? कैसे आप पर विश्वास कर पाएंगे लोग? आप कहते हैं कि हम एक अच्छा सुशासन दे रहे हैं, लड़कियों से बलात्कार हो रहे हैं और महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही है। राजस्थान में आए दिन क्राइम बढ़ रहा है, तो कहाँ है सुशासन? क्या सिर्फ बोलने भर से सुशासन हो जाता है, योजनाएं लॉन्च करने भर से सुशासन हो जाता है, या फिर आप अच्छी अच्छी स्कीमों का प्रलोभन दिखाकर सिर्फ जनता को भ्रम की स्थिति में डालने के प्रयास कर रहे हैं? आज जनता वैसी नहीं है, आज धरातल पर काम चाहिए, हर जनता को विकास चाहिए। अगर उसको जरा सी भी दिक्कत होती है तो वो तुरंत सरकार को कोसने लगता है, पूछने लगता है आपने काम क्या किया है। बिल्कुल आपकी बात सही है और ये सरकार की जिम्मेदारी भी है और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, इस पे हमारी जिम्मेदारी है। पहली बात तो आपको ये बतला दूं, राजस्थान की सरकार ने 4 साल के अंदर 1,30,000 नौजवानों को राजस्थान में सरकारी नौकरी दे दी है, नौकरी पर चढ़ा दिया है। ये आंकड़े राजस्थान सरकार के हैं। 1,20,000 लोगों के एग्जाम चल रहे हैं आज भी, टिल दैट टाइम आज भी स्कूल लेक्चर्स की परीक्षा राइटिंग में आज हुई है। 1,20,000 की प्रक्रियाधीन है, जिसको हम 31 मार्च से पहले पूरा करेंगे और 92,000 नौकरियां हम अगले 2022 के साल के 22 से 23 के ईयर के बीच में देंगे। हमने 2 लाख की बात की, हम 3 लाख से ज्यादा लोगों को राजस्थान सरकार के अंदर नौकरी नौजवानों को देंगे। ये हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो प्रक्रियाएं विचाराधीन है। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कह के सत्ता में आए। 8 साल में 16 करोड़ रोजगार होते, अगर 16 लाख रोजगार भी केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं तो उसका श्वेत पत्र जारी करे, वरना 2 लोगों को जनता इस बात को बहुत करीब से देख रही है कि किसकी कथनी और करनी में अंतर है। राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे विश्व के अंदर, न केवल देश, पूरे विश्व के अंदर इसकी ख्याति है। आम आदमी इससे बहुत लाभान्वित हो रहा है। बड़े बड़े गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट के बड़े हॉस्पिटल बड़े बड़े चिरंजीवी की बोर्ड लगा रहे हैं। आइए आप आकर के चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लीजिए और अपना इलाज करा के घर जाइए। ठीक है, नौजवानों को रोजगार के साथ साथ नौजवानों को हमने भत्ते की जो बात की, उसके अंदर 4 घंटे का उनसे हम ऑफिसेज की काम की प्रक्रिया के अंदर भी उनका सहयोग ले रहे हैं। इसके साथ साथ पशुपालकों को दूध के अंदर जो 2 रुपए का हम पहले मिला करता था, उसको बढ़ा करके हमने 5 रुपए का किया है। उसके साथ में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन को हमने बढ़ाया है 750 से 1,000 को 1250 रुपए। मतलब हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, हमारी कार्यशैली बाकायदा जनता के बीच में आई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने बहुत कुछ करके राजस्थान को सोने की चिड़िया बना दिया। जिस रिफाइनरी को 4 साल तक 5 साल तक राजस्थान का अहित करने के लिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई जीवंत नेता है तो मेरे साथ मंच पर आकर डिबेट करे किस तरह से राजस्थान को पिछले 5 सालों में आपने गर्त में धकेला है। देखिए आप 30,000 लोग पचमढ़ी की रिफाइनरी के अंदर काम करके 30,000 परिवारों को रोजगार मिल रहा है और अगले 1 साल के अंदर रिफाइनरी चालू होगी। राजस्थान की सरकार को 40,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष रोजगार के अंदर प्रतिवर्ष राजस्थान की सरकार को मिलेगा, सरकार का राजस्व बढ़ेगा। और इस भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने उस 5 साल तक उस रिफाइनरी को बंद रखा और उसका दोहन पाकिस्तान करता रहा। पाकिस्तान के गुण गाते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं और पाकिस्तान को लाभ देते हैं इनडायरेक्ट रूप में। जमीन के अंदर जो पाकिस्तान नुकसान नहीं मिटाया, इन लोगों की कद्दी और करीब बहुत, जिस तरह से जयपुर की मेट्रो को पीछे धकेल दिया, लाइन बनने जा रही है राजस्थान के अंदर। ये दूसरी जगह रिफाइनरी, दूसरी जगह मेट्रो चल रही है, तालियां बजाते हैं। देखो मोदी जी ने उद्घाटन किया, यहाँ पर कहते हैं मेट्रो की कोई उपयोगिता ही नहीं है, मेट्रो की जरूरत ही नहीं है। किस तरह की सोच है इन लोगों की? 2 काम कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस की आशीष चतुर्वेदी जी जो जवाब गजेंद्र सिंह जी दे रहे हैं, जो जवाब उन्होंने दिया है, कहाँ आपको इसमें कमी लग रही है, कहाँ आप संतुष्ट नहीं है? क्योंकि जो आगामी चुनाव होगा वो आपके किन एजेंडों पर होगा? जो कमी रह गई है वो आपको, अगर आप जनता से कहेंगे कि हम इसको पूरी करेंगे तो शायद हो सकता है जनता आपको चुने, आपकी बातों से प्रभावित हो। लेकिन आप बताइए आपको कमी कहाँ लग रही है? जो कुछ इन्होंने कहा, गजेंद्र सिंह जी ने जो जवाब दिया, क्या आपको उसमें कहीं ऐसा लगा
कि सच्चाई नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं योजनाएं तमाम आई, धरातल पर नहीं उतरी। एक बात मैं आशीष जी से पहले कह दूं, पचमढ़ा चौराहे के अंदर 6 साल पहले आदमी ढूंढने को नहीं मिलता था। अगर कोई प्रवक्ता मेरे साथ चलना चाहे भारतीय जनता पार्टी का, आज वहां पर एक जयपुर की एमआई रोड पर जो भीड़ नहीं है वो पचमढ़ा चौराहे के ऊपर आप पैदल गुजर नहीं सकते। हजारों लोगों को रोजगार वहां मिल रहा है। एक व्यक्ति 8 साल पहले वहां ढूंढने पर नहीं मिलता था, एक चाय का ढाबा हुआ करता था। आशीष जी कह रहे हैं गजेंद्र सिंह जी, आपको स्वीकार करना चाहिए जो आपके सामने मैं जवाब देता हूँ थोड़ा गजेंद्र जी करना चाहिए आपको। बजट का तो थोड़ा शांत हो जान जी। 45% ही खर्चा हुआ है अभी तक। विधानसभा में 40% का 5% और हुआ है। पैसा खर्च नहीं हो रहा है। आप जो कह रहे हो 28,000 करोड़ का ब्याज दे रहे हैं, पैसा अरे गजेंद्र जी घोषणा हमने करी, गजेंद्र जी उसका जो 45% राशि खर्च हुई है बजट की, और फिर दूसरे बजट की बात करो 28,000 करोड़ ब्याज देते हैं हम। कैसे क्या? श्याम जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्याम जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी से एक बार जवाब ले लें। आशीष जी भी यही श्याम जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने जो बताया बिल्कुल सही है। आप मान के चलिए कि ये जो पचपदरा रिफाइनरी है उसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा ही किया जाएगा। कांग्रेस ने जो पहले प्रस्ताव दिया था 2013 के अंदर, वो बहुत ही जो है फाइनेंशियली विजिबल नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हम इसको गति देंगे, क्योंकि ये फैक्ट है ना कि सरकार काम करने की प्रायोरिटी रहती नहीं है। और अभी आप बात करें तो चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, चुनाव बताता हूं मैं बताता हूं आपको चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। इस सरकार के प्रति जो जन आक्रोश है, अपराधों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, देखिए ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि सरकार में सबसे भ्रष्ट मंत्री कौन है। हम आप भारतीय जनता पार्टी की बात मत कीजिए। अरे गजेंद्र जी मेरी बात तो सुनिए, गजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है गजेंद्र जी, आपको आवाज समझ में नहीं आ रही है। अरे सुनिए गजेंद्र जी, इस बात का ठीक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। गजेंद्र जी आप बोल रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये कहो रिफाइनरी को धकेला है, रिफाइनरी को हमने बंद रखा, रिफाइनरी का काम नहीं किया। अरे 4 साल से आपकी सरकार है, 4 साल से आपकी सरकार है, फिर पूरी क्यों नहीं हुई बताइए ना, बताइए पूरी क्यों नहीं। आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नहीं है। ये फक्र है हमें, डर है हमें, हम रिफाइनरी बना रहे हैं। 30,000 लोग काम कर रहे, 30,000 लोग 24 आवर्स 24 घंटे। और अगर जन टीवी की टीम और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ चलना चाहे, मैं वो नजारा दिखाने को तैयार हूं, वहां के लोगों को दिखाने को तैयार हूं। ठीक है गजेंद्र सिंह जी, वक्त की कमी है मेरे पास। आशीष जी वक्त की कमी है। श्याम सुंदर जी एक आखिरी सवाल, क्या इस बीच तमाम और भी पार्टियां राजस्थान में आ रही हैं, आम आदमी पार्टी भी पांव पसार रही है, लेकिन क्या जो हालात बन रहे हैं इन सब के बीच आपका एक आखिरी विश्लेषण चाहेंगे कम शब्दों में, वक्त की कमी। देखिए बीटीपी भी है, माकपा भी है, इसके अलावा आप पार्टी का तो भी अभी आप पार्टी तो कोई संवाद करने में लगी है। उनका तो हनुमान बेनीवाल जरूर है, हनुमान बेनीवाल, लेकिन जो बीटीपी ने जिस तरह से पहली बार 2 आए, अब कितने आएंगे पता नहीं, क्योंकि अभी तक आप पार्टी चाह रही थी कि बीकानेर और उदयपुर में वो करें, विकसित कर पाएंगे नहीं। लेकिन हनुमान बेनीवाल कितना नुकसान बीजेपी को पहुंचाएंगे, कितना कांग्रेस को पहुंचाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। क्योंकि देखिए हनुमान बेनीवाल से समझौता करने के लिए मजबूर होती है बीजेपी, अब होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे ये लोग। कौन कितना नुकसान, और मायावती पहुंचाएगी। मायावती तो कहती है हमारे जीतते हैं और कांग्रेस ले जाती है। और आने वाले समय में ये है कुछ जीत के आए और कुछ कमी हुई तो फिर सब लेंगे क्या, मंत्री बन जाओ, हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि समझौता हो जाता है कई बार। अगर बीजेपी किसके साथ समझौता करके सरकार बनाती है, जम्मू कश्मीर में पता है आपको, और बिहार में किसके साथ बनाती है, अब सब कुछ है। और कांग्रेस भी देखिएगा शिवसेना के साथ भी बनकर सरकार बना लेती है, तो मौके का कुछ पता नहीं है कि हमको जरूरत पड़ेगी तो हम किसी को भी लेने की तैयारी। चौटाला को लिया ही है बीजेपी ने, तो देखिएगा सत्ता लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सत्ता में रहना जरूरी है। इसलिए जो स्थिति है आने वाले समय में बिल्कुल अलग दिखेगी आपको। और कांग्रेस बीजेपी आप, क्योंकि अंदर से है सब कुछ, लेकिन बड़े नेता आकर के बैठ के एकता का सूत्र में जो लड़ेगा चुनाव वो आगे बढ़ेगा। अभी तक फैसला कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री जी का भी होना है, प्रदेश अध्यक्ष का भी होना है, अभी तो प्रस्ताव ही नहीं गया,
है। चलिए, अभी तो शुरुआत है श्याम सुंदर जी, अभी तो शुरुआत है, अब वक्त शुरू हुआ है राजस्थान की सियासत, भले ही अभी गर्मी है। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अन्य चर्चा में। बहरहाल तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।